अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है विटामिन B6। तो विटामिन बी जो कम्प्लेक्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ विटामिन है, विटामिन 1, 2, 3, 7, 6, 9, 11। तो ये सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन सी भी और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी। इनमें से कुछ हीट स्टेबल हैं और कुछ हीट सेंसिटिव हैं। विटामिन बी इज वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल विटामिन। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सिनोनिम्स क्या हैं इसके, दूसरे कोई नाम, पायरोडोक्साइन, पायरोडोक्सामाइन और पायरोडोक्सा। केमिकल स्ट्रक्चर इसकी आप सामने है, अगर आपको इसको देखो तो। नेक्स्ट है इसके पास सोर्स। मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि इसका नेम, उसके सिनोनिम्स, उसकी सोर्स, उसके फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी, ये आपने करने हैं 5 चीजें। तो सोर्स क्या है, प्लांट एनिमल दोनों से आते हैं। होल ग्रेन, सारे जो ग्रेन है, दाने, अनाज वगैरह, कैबेज वगैरह, लेग्यूम, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी। एनिमल्स के अंदर एग योग, अंडे की जर्दी, मीट, फिश, मिल्क, यीस्ट वगैरह, ये सारे एनिमल सोर्स हैं। तकरीबन सोर्स मिलते जुलते हैं इसके, विटामिन बी कम्प्लेक्स सबके। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल या बायोकेमिकल रोल। इंसान की बॉडी के अंदर बायो, जिंदा जानदारों के अंदर केमिकल रोल इसका क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। विटामिन B6 इज इन्वॉल्व इन द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मीन रिमूवल, कार्बोक्सिल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ट्रांस एमाइनेशन, ऑक्सैलोएसीटेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और कीटोग्लूटारेट, इसके अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर। ट्रांस एमाइनेशन, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर। डी अमाइनेशन, रिमूवल कर रहे हैं आप, पहले ट्रांसफर कर रहे थे ना, अब रिमूवल कर रहे हैं हम किसी एक अमाइन पार्ट को दूसरे के ऊपर। सीरीन है, अब इसके अंदर अमाइनो ग्रुप होगा ना, तो ये क्या बना रहा है, पायरुवेट और प्लस अमाइनो ग्रुप, रिमूवल कर रहा है। यानी सीरीन के अंदर था अमाइनो ग्रुप भी, लेकिन उसको उसने चेंज करके अमाइनो ग्रुप अलग कर दिया और साथ पायरुवेट बना दिया, तो इसको कहते हैं डी अमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, टेंस होना, सुकड़ जाना, मतलब किसी चीज का सुकेट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाना। ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इसको कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, डेल्टा अमाइनो लिबोलिनिक एसिड, इसके अंदर कंडेंस करके इसको चेंज कर रहा है। जैसे पानी बुखारात बनता है, बुखारात को दोबारा हम कंडेंस करके ठंडा करके पानी बना देते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। बिल्कुल सेम इसी तरह फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड को बना रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है। अरेकिडोनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं। इनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा था विटामिन B6। अब अगर आपने एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड आपने पढ़े हो, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके अंदर ये था अरेकिडोनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इट अपीयर्स टू बी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होती है, ग्लूकोज को इकट्ठा करके लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को फॉस्फोराइलेज करते हैं, फॉस्फेट ऐड करते हैं, फॉस्फोरिलेशन करते हैं, तो ये अपीयर होता है टू पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अमाइनो एसिड प्लस पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, विटामिन B6 हेल्प करता है एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम इनटू सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब रेड ब्लड सेल्स बताया था, उसके अंदर वो प्रेशर ग्रेडियंट और बीटा पोटेंशियल को, जीटा पोटेंशियल को लो करता है, ये वो फिजियोलॉजी में टॉपिक है। उसमें था कि पोटेशियम पंप होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज करवा के, बाहर ज्यादा प्रेशर, अंडर कम प्रेशर, कम प्रेशर से हाई प्रेशर से ज्यादा कम प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती हैं, उसको कहते हैं प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पोटेशियम पॉजिटिव साथ लिखा हुआ है ना, तो इसकी एंट्री से क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को मूव करवाता है। तो विटामिन B6 हेल्प करता है एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड की एंड पोटेशियम की इनटू सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू या अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये थे इसके फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 ब्लड के अंदर। अगर कहता है कि जो सिम्टम्स ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी, इसकी कमी से जो अलामत जाहिर होती हैं, ब्लड के अंदर क्या चेंजिंग आती है, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड सेल्स, ब्लड, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लिम्फोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकेमिया। अब ब्लड के अंदर ये 3 बीमारियां जो शो होती हैं। GIT के अंदर क्या होता है, यंग इन्फेंट्स शो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड कन्वल्जन्स। बच्चों के अंदर या यंग इन्फेंट्स के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम काज हो सकते हैं, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, रुक सकती है, स्किन के अंदर डर्मेटाइटिस, रैश बन सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल न्यूराइटिस, डिप्रेशन, मतलब दिमागी तौर पे डिप्रेशन का शिकार, ये वो सारी। तो ये इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, अगर डिटेल होती तो मैं आपको सारी डिटेल इसकी करवाता। ऐमें आपका टाइम फजूल जाया करवाने, आपको उलझाने से बेहतर है कि आपको सिर्फ
इसका सर से पढ़ाया जाए और आपको एमसीक्यूज के तौर पर बताया जाए। इसके अंदर बार बार बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले सिनोनिम्स, उसके सोर्स, उसके बाद उसका फंक्शंस और उसकी जो डेफिशिएंसी से बीमारी होती है वो, ये आपने। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B7, इसको बायोटिन नेम दिया गया। ये नेम है, ये नेम है, सिनोनिम से रहता है, ये नेम होते हैं बायोटिन। बायोटिन भी वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है, इंपॉर्टेंट विटामिन है ग्रोथ के लिए। सिनोनिम्स के अंदर विटामिन H भी कहते हैं, को एंजाइम R भी कहते हैं। सोर्स के हैं, सिनोनिम्स इतने नाम ही करें तो एमसीक्यूज के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसके बाद जो विटामिन B1 है उसके साथ, या विटामिन B7 अभी जो पड़ा है, बायोटिन लिखा हुआ है, वो जरूरी बात है, बायोटिन आपने जरूर। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स बिल्कुल सेम है जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़े हैं। लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, टोमेटोज। फंक्शंस क्या है। एक्ट एज कोएंजाइम फॉर वेरियस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन एडिशन ऑफ कार्बोक्साइड। तो कहता है कि उसके लिए कोएंजाइम हेल्पर के तौर पर काम करता है, इन्वॉल्व हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फ्रॉम NH3 एंड CO2। अब CO2 और NH3 से क्या बनता है, कार्बोनाइल फॉस्फेट, C डबल बॉन्ड O है ना, और साथ ये लग गया NH3, ठीक है। तो कार्बोनाइल फॉस्फेट फ्रॉम NH3 एंड CO2 एंड ATP इन यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल के अंदर ये सारे एक पूरे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट कर रहे हैं और एटीपी बना रहा है इन यूरिया साइकिल। इट टेक्स पार्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्योरीन। प्योरीन क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस हैं, डीएनए आरएनए के अंदर आपने पढ़ी थी। तो प्योरीन्स की बायोसिंथेसिस के अंदर और लिपिड की बायोसिंथेसिस इन सर्टेन एनिमल। लिपिड बायोसिंथेसिस आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की बायोसिंथेसिस कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो। इट कैटालाइजेस द डीअमाइनेशन रिएक्शन ऑफ 3 अमीनो एसिड्स। उनकी डीअमाइनेशन के अंदर कैटालाइसिस कर रही है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स बनते हैं, यानी लैसिट्यूड, अनीमिया, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, मसल्स की पेन, डर्माटाइटिस, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, फॉल ऑफ हेयर्स, बालों का गिरना। तो ये बालों के गिरने के लिए इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है, एंटी एनीमिक फैक्टर है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, एंटी एनीमिक फैक्टर है, एनीमिया से बचाता है। इसके सिनोनिम्स के अंदर आता है। स्वेब चलते जाओ यार, नेक्स्ट करो स्वेब। अलग वीडियो स्टार्ट किया वही है। अच्छा जी, इसके सोर्स के अंदर था कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, नेचर के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इट इज नेम फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसको नेम क्यों लेते हैं, बिकॉज इट अकर्स स्पेशली इन फोलिएज ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो फोलिएज होते हैं, आल्सो कॉल्ड, प्लांट्स के फोलिएज के अंदर ही होता है, इसलिए हम इसको फोलिक एसिड नाम देते हैं। एनिमल, इसका सोर्स क्या है, लिवर, किडनी, बीफ के अंदर होते हैं, डाइटरी सोर्स है। और प्लांट्स के अंदर कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, बीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सिंथेसाइज करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। लेकिन कहता है कि उसकी सप्लाई बहुत इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो इतनी हमारे लिए, हमारी जरूरियात को फुलफिल नहीं करती। स्टोर होता है इन लिवर, लिवर के अंदर ये ऑफ टोटल बॉडी फोलिक एसिड अप टू 60% इन लिवर। कहता है कि ये लिवर के अंदर जो स्टोर हो रहा है बॉडी, जो टोटल फोलिक एसिड है वो 60% लिवर के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इसका फोलिक एसिड का इज टू कैरी आउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन मोइटी सच एज, यानी फॉर्माइल से, फॉर्माइल है ना, तो ये CHO या मिथाइल CH3, ये एक कार्बन जो कोई ग्रुप है उसको ट्रांसफर करता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो, फोलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक कार्बन को ट्रांसफर करता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोलिन, हाइड्रोकोलिन, कोलिन, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। रेगुलेट कर रहा है प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस along with विटामिन B12। विटामिन B12 के साथ मिलकर आपने अगर रेड ब्लड सेल्स पढ़े हो, फिजियोलॉजी के अंदर ब्लड का टॉपिक पढ़ा हो, उसमें फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए थे, उसके अंदर एक था विटामिन B12 एसिड, ये चाहिए होता है, फेरिक चाहिए होता है, Fe, कुछ एंजाइम्स कुछ चाहिए होते हैं। तो ये विटामिन B12 हेमेटोपोइसिस, ब्लड सेल्स के बनाने के लिए चाहिए होता है। मेंटेन करता है नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारी जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है उसको मेंटेन रखता है। कहता है कि सिग्निफिकेंट रोल है इसका हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। हिस्टिडीन क्या है, हमारी पूरी एक फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के अंदर हिस्टिडीन के मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेमेटोपोइटिक
डिफेक्ट्स। जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा है कि इसके फंक्शन क्या है कि हिमेटोपोइसिस कर रहा है विटामिन B12 के साथ मिलकर, तो ये इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर बात है हिमेटोपोइसिस नहीं होगी सही, तो हिमेटोपोइटिक डिफेक्ट्स आ जाएंगे, यानी बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, बोन मैरो डिप्रेस होगी तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। पेनसाइटोपिनिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उनका साइज बढ़ जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स का साइज बढ़ जाता है और एनीमिया आ जाता है। रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स हैं एजोस्पर्मिया या एमिनोरिया, यानी मीनोपॉज हो जाना और स्पर्मेटो एजोस्पर्मिया, ओव्यूलेशन प्रॉपर होना फीमेल्स के अंदर। ग्रोथ भी है, उन सब का डेफिशिएंसी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही थी। जनरलाइज्ड इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है? डायरिया, मेल एब्जॉर्प्शन, डर्मेटाइटिस, वीकनेस, लेथर्जी, इजी फटीग, मसल का अकड़ जाना, पुल हो जाना, डर्मेटाइटिस हो जाना, रैश बन जाना, वीकनेस हो जाना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैल्शियम वगैरह की ना होना, ये सारे इसके डिफेक्ट्स हैं। विटामिन B12, तो विटामिन B9 और विटामिन B12 ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। विटामिन B12 इज द मोस्ट पोटेंट विटामिन, इट्स डेफिशिएंसी काज परनीशियस एनीमिया। तो ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये सारी जो है परनीशियस एनीमिया, सारी एनीमिया की टाइप्स हैं। तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है आपने करनी है। एमसीक्यूज यही आते हैं और कुछ नहीं आते। सिनोनिम्स के अंदर कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबामाइड, कोबाल्ट अमीन, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर। एक सारी बात आपने देखी होगी कि जो भी हम पढ़ रहे थे, बेरीबेरी हो रहा है या स्कर्वी हो रहा है तो एंटी स्कर्वी फैक्टर क्या है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर है, एंटी एनीमिया फैक्टर है। ठीक है, इस तरह। सोर्सेज कहता है कि ये कहाँ से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको बनाते हैं। विटामिन B12 फाउंड ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, प्लांट से नहीं आता, सिर्फ एनिमल ओरिजिन से आता है, लिवर, किडनी वगैरह से। ठीक है, आल्सो इन होल मिल्क, egg, fish, cheese and mussels. It is not expected to be present in plant product. कहता है कि plant products के अंदर ये expect नहीं किया जाता कि ये होता है। But certain amount of vitamin B12 is present in legume. फलीदार जो होते हैं उनके अंदर legumes के अंदर होते हैं, which have become contaminated with bacteria that can synthesize them. इनका ताल्लुक contamination किसके साथ होती है? बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, इसको synthesize करते हैं। केमिस्ट्री इसकी, vitamin B12 is only naturally occurring organic compound which contains cobalt। कहता है कि विटामिन B12 वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिसके पास कोबाल्ट होता है। वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है, pH पे यानी 7 पे न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, और 7 से अबव होगा 14 तक अल्कलाइन यानी बेस। टू डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, हाइड्रोक्सी कोबालामीन एंड साइनोकोबालामीन। फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ विटामिन है और producing during isolation of vitamin। ये इसके फिजिकल अपीयरेंस है, नजर आ रही है, फिजियोलॉजिकल। फंक्शनल दूसरी है प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन, इस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है खालिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ये किसकी टाइप है, या ये भी आ सकता है कि विटामिन B12 किन दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपने नाम बताने, वाइवे के अंदर ही पूछ सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और एंट्री इनटू स्टोमिक, कहता है कि जब स्टोमिक में दाखिल होता है विटामिन B12 तो विटामिन फर्स्ट गेट बाउंड बाय प्रोटीन। तो मैदे के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो इसको बाउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं। तो फ्रॉम प्रोटीन इट इज गेट रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक HCl। मैदे के अंदर कुछ HCl होता है और कुछ पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस होते हैं जो इसको उस प्रोटीन से रिलीज करवाते हैं। जब उससे रिलीज होता है तो फिर ये इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बाउंड कर लेते हैं, उनसे कब हो जाता है, देन इट गेट्स बाउंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर यानी सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी मैदे की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द फंडस ऑफ स्टोमिक। फंडस क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमिक, उसको फंडस बोलते हैं। दरमियान को बॉडी और लास्ट को पाइलोरस। मैदे के 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी को इसको सीक्रेट करता है, हाई कंसंट्रेशन रिलीज करवाते हैं, फिर बेचारा किस बना लेते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स ने घेर लिया, बाउंड कर लिया है, तो बाउंड बन गया। जाहिर बात है जिस तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता था तो इस तरह बिल्कुल इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का, इज कैरीड टू इलियम। इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, मतलब मैदा इसे जान छुड़वाता है और इसको इलियम शरीफ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो ये complex is carried to ileum and released vitamin is absorbed into portal blood through ileal cells। तो ileal cells से absorb हो जाता है। तो bile और HCO3 कार्बोनेट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके फंक्शन क्या है, एरिथ्रोपोइसिस, ब्लड सेल, जिस तरह लास्ट टाइम हमने विटामिन B9 के अंदर पढ़ा है फोलिक एसिड में, ये विटामिन B12 के साथ मिलकर ये एरिथ्रोपोइसिस करता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि विटामिन B12 है वो विटामिन B9 के साथ मिलकर एरिथ्रोपोइसिस कर रहा है। अलॉन्ग द फोलिक एसिड यानी वो विटामिन B9 फोलिक एसिड B9 के साथ मिलकर विटामिन B12 जो है ये क्या कर रहा होता है,
एक्टिवली इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोपॉइसिस कहते हैं। विटामिन white blood cells maturation, it is required for the normal maturation of white blood cells and next protein synthesis, protein synthesize कर रहा है। विटामिन B12 activates amino acid for synthesis of protein, प्रोटीन कहाँ से बनती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है, चल बच्चा आप प्रोटीन बनाओ, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अमाइनो एसिड को एक्टिव करके इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है यार, सो तो नहीं जाते आप। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, वेरियस आइसोमराइजेशन, आइसोमर क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स, एक केमिकल एक ही है लेकिन उसकी हालतें डिफरेंट है। वेरियस आइसोमराइजेशन रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कोबालामीन, तो कोबालामीन क्या कर रहा है? डिफरेंट आइसोमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है, इफेक्ट कर। फॉर्मेशन ऑफ मेथियोनीन, concerned with the synthesis of methionine, methionine को केमिकल सब्सटेंस है उसको बना रहा है। रिसाइक्लिंग ऑफ फोलेट पूल बाय ट्रांसमिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो क्या कर रहा है? रिसाइकल कर रहा है फोलेट को। लिपोट्रोपिक फैक्टर, विटामिन B12 हैज लिपोट्रोपिक इफेक्ट एंड रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कहता है कि लिपोट्रोपिक इफेक्ट है इसका, और ये क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट कर रहा है। तो ये आप सिर्फ नाम हेडिंग्स की कर लो, काफी है। सिंथेसाइजिंग इफेक्ट, इट हैज सिंथेसाइजिंग रोल इन लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, वेरियस अदर सब्सटेंसेस, उनके ऊपर इसका सिंथेसाइजिंग रोल है, इनको सिंथेसाइज कर रहा है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा अनीमिया होता है? पर्नीशियस अनीमिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पर्नीशियस अनीमिया इज फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रेदर देन डाइटरी डेफिशिएंसी, कहता है कि डाइट के अंदर डेफिशिएंसी की बजाय को एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। जिस तरह कहते हैं ना, कुछ बंदे कहते हैं खाते तो हैं लेकिन लगता नहीं है, तो डाइटरी पर खा रहे हैं, मतलब यूज हो रहा है, इनटेक हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उससे क्या होता है? पर्नीशियस इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लास्ट टाइम पढ़ा नहीं है कि मैदे के अंदर पहले प्रोटीन घेरती हैं इसको, प्रोटीन से HCl गैस्ट्रिक ग्लूकोसा से निकल, HCl और पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस हैं वो इसको रिलीज करवाती हैं, फिर उसको इंट्रिंसिक फैक्टर को घेर लेते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जब कॉम्प्लेक्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, उस वजह से। और फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर में एंटीबॉडीज, तो कहता है या फिर एंटीबॉडीज बन रही हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के। एनीमिया ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज रियली ड्यू टू टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कहता है कि एनीमिया जो है इस वजह से होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है वो रियली क्यों होता है? ड्यू टू टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तब ये होता है। मतलब जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, विटामिन B9 और विटामिन B12 डेफिशिएंसी impairs the metabolism of folic acid that disrupts erythropoiesis, बिल्कुल सेम वही बात कि दोनों मिलकर erythropoiesis कर रहे हैं, ब्लड सेल बना रहे हैं, causing immature precursors of erythrocytes यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बनेंगे, साइज बढ़ जाएगा, उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कंडीशन एसोसिएटेड विद पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कहता है कि वो कंडीशन जो एसोसिएट जिन ताल्लुक होता है कि पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है, हो तो रही है एब्जॉर्प्शन लेकिन बहुत कम हो रही है, उसकी वजह से जो कंडीशंस आती हैं सामने वो कौन सी हैं? गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो रही है, ठीक है, उस वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही। नेक्स्ट है पैंक्रियाटेक्टोमी, अब पैंक्रियाटिक जो जूस है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा। इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म जो है वो इन्फेस्टेशन कर रहे हैं, दिस वर्म यूटिलाइज विटामिन B12 मेकिंग, तो विटामिन लेस विटामिन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, कहता है कि जो विटामिन हम इंटेक कर रहे हैं एब्जॉर्ब पहले क्यों नहीं हो रहे? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा, उस वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। फिर पैंक्रियाटेक्टोमी आ गया। अब तीसरी कंडीशन है कि उसके अंदर टेपवर्म आ रहे हैं, वो इसको एब्जॉर्ब होने से पहले इस्तेमाल कर, इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं, तो इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म यानी विटामिन B12 ये वर्म इस्तेमाल कर लेते हैं और इंसान का एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं। और नेक्स्ट